मोनालिसा को किसी पेपर पर, कैनवस या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पेंट किया गया एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में यह इटली प्रिंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। और दूसरी चीज, यह प्रिंटिंग साइज में कोई ज्यादा बड़ी प्रिंटिंग नहीं है। वैसे आप ये फोटो देखिए जहाँ ये म्यूजियम में रखी है, इंसानों के कंपैरिजन में आप इसका साइज देख सकते हो। यह सिर्फ 77 इंच बाई 3 इंच की पेंटिंग है, लेकिन फिर भी इसे इतना खास माना जाता है क्योंकि इटली में अपने जमाने में सबसे पहली ऐसी ये पेंटिंग थी जो इंसानों को इतने क्लोजली फेस कर रही हो। यह एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है। आज के दिन इस तरीके के शॉर्ट फोटोग्राफी में बड़े कॉमन होते हैं, लेकिन उस टाइम पर कोई इस तरीके की पेंटिंग नहीं बनाता था। ओवरऑल इस पेंटिंग के कलर ग्रेडिंग देखोगे तो काफी सारे ब्राउन और येलो कलर के शेड दिखाएंगे। काफी डल पेंटिंग लगती है। यह इतनी येलोविश है कि एक टाइम पर एक प्रोफेसर ने लिसा को तो एक कोलेस्टेरॉल ब्रांड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसके पीछे दो कारण है। The Mona Lisa is simply the most important. Leonardo da Vinci considered it one of his favorite paintings. Then, in 1911, the painting disappeared without a trace or a clue. This was the greatest art heist of modern times. पहला ये कि इस पेंटिंग के ऊपर एक वार्निश की लेयर लगाई गई है ताकि मॉइस्चर इस पेंटिंग पर एक बुरा असर न डाले, क्योंकि आखिरकार ये एक लकड़ी पर बनाई गई पेंटिंग है तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर से इसे बचाना जरूरी है। और दूसरा ये कि इसमें ओवर टाइम ब्लीचिंग देखने को मिली है। ओरिजिनली जब ये पेंटिंग बनाई थी तो और ज्यादा ब्राइट और कलरफुल हुआ करती थी। कुछ लोगों ने इसे रिक्रिएट करने की भी कोशिश की। ओरिजिनल पेंटिंग यह कैसी दिखती होगी। दा विंची ने इस पेंटिंग में एक बड़े ही खास पेंटिंग स्टाइल इस्तेमाल किया है जिससे सुफेटो कहा जाता है, द टेक्निक ऑफ ब्लेंडिंग। जो बैकग्राउंड देख रहे हो आप इस पेंटिंग में एक लैंडस्केप दिख रहा है। इटली की अर्नो वैली है वो उस बैकग्राउंड में, और मोनालिसा में कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं है, अंडरलाइन नहीं बनाई गई है। कुछ जगहों पर मोनालिसा के बाल लैंडस्केप में झलक रहे हैं। अंडरलाइन पर ब्लर करना और कलर की ब्रेडिंग करना यही सुमेटो की टेक्निक है, और यही राज है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे। ध्यान से देखिए मोनालिसा की मुस्कान को। जितना आप इस चेहरे की मुस्कान की तरफ देखोगे उतना ही ये चेहरा ज्यादा सीरियस दिखने लगेगा आपको। लेकिन अब आप मोनालिसा की आंखों में देखिए, अचानक से आप देखोगे कि कैसे लिसा ज्यादा मुस्कुरा रही है। अब पेंटिंग के आप किसी भी और हिस्से में देखोगे, चाहे फिर वो बैकग्राउंड हो या फिर मोनालिसा का फोरहेड हो या फिर आंखें हो, आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। लिसा का चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाता है जब आप मुस्कान पर फोकस नहीं करते। इस मुस्कान को बनाने के लिए दा विंची ने सबसे ज्यादा समय लिया था। उन्होंने कई रातें फ्रांस के हॉस्पिटल में भी बिताई, जहाँ पर वो जाकर डेड बॉडीज की खाल उतारा करते थे। वो स्टडी करना चाहते थे कि चेहरे के अंदर जो मसल्स और नब्स हैं क्या मुस्कान आती है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, द मसल्स विच मूव द लिप्स आर मूव न्यूरस इन मैन द एनी अदर एनिमल। हाथों की मसल्स को डाइसेक्ट करना एक्चुअली में उनके लिए ये बहुत मुश्किल हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स होती है वो बहुत छोटी होती है और बहुत ज्यादा होती है। इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा दा विंची ने घोड़ों को भी स्टडी कर डाला। उन्होंने इंसानों के एक्सपीरियंस को घोड़ों के चेहरे से कंपेयर किया। नोट्स में वो लिखते हैं, नोटिस वेदर द मसल्स डेट रीच द नोस्ट्रस ऑफ द हॉर्स इन सेम एज डेट विच लाई हियर इन मैन। शायद इतिहास में किसी आर्टिस्ट ने एक घोड़े और इंसान की शक्ल को डाइसेक्ट करके ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे। मोनालिसा की मुस्कान को लेकर उनका ये बायो साइंस यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने ऑप्टिक्स पर भी रिसर्च कर डाली। इन्होंने पाया कि जो ये लाइट रीज होती है वो हमारी आंख में एक सिंगल पॉइंट पर आकर नहीं मिलती है, बल्कि पूरे रेटिना पर लगती है। रेटिना के बीच का जो हिस्सा होता है जिसे फोविया कहा जाता है, वो हमें बैक से बैक डिटेल दिखाने में मदद करता है। वही दूसरी तरफ रेटिना का जो बाकी हिस्सा है वो शैडो और ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को ज्यादा पिकअप करता है। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने शैडो पर इस तरीके से ध्यान दिया कि जब आप अपने पेरिफेरल विजन से भी मोनालिसा को देखें, मतलब आप ये देख रहे हो और मोनालिसा वहाँ पर हो, आपका ध्यान मोनालिसा पर ना भी हो तो भी मोनालिसा की मुस्कान का असर आप पर आ ही जाता है। जब आप उनकी मुस्कान को करीब से देखोगे तो आपको दिखेगा उनकी सेंट्रल लाइन एक फ्लैट लाइन है। यानी कारण है कि जब आप मुस्कान की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली में वो मुस्कुरा ही नहीं रही। लेकिन दूसरा सपोर्टा टेक्नोलॉजी के जरिए जो शैडो बनाई है उसके जरिए एक ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप कहीं भी और देखते हो तो आपके पेरिफेरल विजन में वो मुस्कान आती है और शैडो झलकती है, तब आपको लगता है कि मोनालिसा मुस्कुरा रही है। कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपको कहूँ कि मोनालिसा की पेंटिंग नहीं बल्कि वो पेंटिंग है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि यह बात सच है। मोनालिसा की पेंटिंग जिसे हम सब जानते हैं उसी से मिलती जुलती एक और पेंटिंग बनाई गई थी उसी टाइम में। इस दूसरी मोनालिसा की कहानी शुरू होती है साल 1504 में, जब रेफेंडर नाम के एक लेजेंडरी आर्टिस्ट ने पेन और इंक के जरिए एक रफ स्केच बनाया था। यह स्केच कुछ ऐसा दिखता था और इसे लूक की मोनालिसा से कंपेयर करेंगे तो एक बड़ा डिफरेंस दिखता है। रेफल के इस स्केच में 2 कॉलम्स दिखाई देते हैं मोनालिसा के पीछे। यह रिसर्चर को लगा कि यह रेफल ने अपनी ड्राइंग
एक्चुअली मोनालिसा की पेंटिंग को ही देखकर बनाई होगी। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस थ्योरी को सन 1993 में एक जर्मन आर्टिस्ट हिस्टोरियन ने डिस्प्रूव किया और इस प्रोफेसर पेनल्टी, जिनकी बात मैंने पहले भी करी थी, जो 25 साल तक रिसर्च कर रहे थे मोनालिसा की आइडेंटिटी पर, उन्होंने कंफर्म किया कि रैफेल एक्चुअली में फ्रांस शहर में जियोकोंडो परिवार के घर के एकदम सामने ही रहते थे। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि रैफेल ने अपनी खुद की पेंटिंग बनाई सेम सब्जेक्ट के साथ, सेम औरत के साथ, सेम पोज में बैठा कर। ये काफी अनविजुअल लगता है। इस सवाल का एक और जवाब ये भी हो सकता है कि एक दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग एग्जिस्ट करती है, जिसे देखकर रैफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई और यह दूसरी मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया के सामने आती है। सन 1914 में लॉर्डन के पास रहने वाले एक नॉवेलिस्ट जॉन आर एवरी के पास एक मोनालिसा का नया वर्जन था। यह है वो नई मोनालिसा की पेंटिंग, वही पेंटिंग जिसके बेसिस पर रैफेल ने अपनी ड्राइंग बनाई। यह दूसरी मोनालिसा लूप में रखी मोनालिसा से 3.5 फुट ऊंची है और 5 फुट चौड़ी। और अगर आप इन दोनों पेंटिंग को कंपेयर करोगे तो 3 चीज सेम आती है। पहला, नई मोनालिसा में जो औरत है वो ज्यादा यंग लग रही है। दूसरा, जो इस नई पेंटिंग में सिर है वो थोड़ा आगे की तरफ टिल्टेड है। और तीसरा, इस नई मोनालिसा की जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है। इसकी मुस्कान में वो मिस्टीरियस बात नहीं है जो लैब की मोनालिसा के बारे में। और बैकग्राउंड में जो 2 कोलंबस दिखाई देते हैं वो रेफरेंस की ड्राइंग में भी दिखाई दे रहे थे। इन्हीं सब कारणों को देखकर एक्सपर्ट के द्वारा एक नई थ्योरी बताई जाती है कि लियोनार्डो दा विंची एक्चुअली 2 मोनालिसा पर काम कर रहे थे। यह दोनों मोनालिसा एक्चुअली लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। यही मोनालिसा जो बाद में पाई गई, यह पहला वर्जन था दा विंची की पेंटिंग का। तब वो अपने स्टाइल से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और यही कारण है कि उस पेंटिंग में जो मोनालिसा दिखती है उसकी एज काफी यंग लगती है दूसरी मोनालिसा के कंपैरिजन। यह एक ऐसी थ्योरी है जो आज के दिन तक एक डिटेल का मुद्दा है। साल 2010 में मोनालिसा फाउंडेशन नई वाली मोनालिसा पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी उसके पीछे का राज पता लगाने के लिए, और इन्होंने अपनी एक दूसरी थ्योरी बनाई। इन्होंने कहा कि इस नई मोनालिसा का जो चेहरा है और जो हाथ है वो दा विंची ने खुद बनाए हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसे किसी इंफीरियर आर्टिस्ट ने बनाया है। हो सकता है कि लियोनार्डो की वर्कशॉप में काम करने वाला कोई बंदा हो जिसने इस पेंटिंग को पूरा करने का काम खत्म किया हो। ये दोनों थ्योरीज आज के दिन तक सिर्फ थ्योरीज ही है, क्योंकि ठोस सबूत किसी भी सीडी को लेकर नहीं मिले हैं। एक दा विंची कोड जिसका रियल लाइफ टूल्स 2010 में इटली के एक नेशनल कम्युनिटी फॉर कल्चरल हेरिटेज ने एक ऐसी चीज को ढूंढ निकाली जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। मोनालिसा की आंखों में माइक्रोस्कोपिक लेटर और नंबर छिपे हैं। आपने सही सुना, इन्हें आम आंखों से नहीं देखा जा सकता, सिर्फ हाई रेजोल्यूशन मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। उनकी राइट आंख में लिखा है LV, इसका मतलब तो साफ है लियोनार्डो दा विंची, लेकिन उनकी लेफ्ट आंख में जो सिंबल्स हैं वो थोड़े मिटे हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक वो EC या B हो सकता है। यह किस लिए है ये आज तक एक मिस्ट्री है। इतना ही नहीं, बैकग्राउंड में जो ब्रिज दिखता है उसके अर्ज पर 72 या L2 लिखा हुआ मिला है। लियोनार्डो एक पॉलीमैथ थे। वो आर्टिस्ट के साथ साथ इंजीनियर, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन भी थे। वो अक्सर अपने मैसेज को रीडल्स और कोड्स में छिपाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये नंबर और ये लेटर्स किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा करते हैं जो शायद उनकी ड्रेस में छिपा है। हम मोनालिसा की चोरी पर वापस आए तो चोरी के मास्टरमाइंड थे विंसेंजो परिजे एक्चुअली में एक एम्प्लॉय थे लो म्यूजियम में। एक दिन वो म्यूजियम के कोने में छिप जाते हैं और पूरी रात वहीं पर काटते हैं, जिसके बाद सुबह चोरी करके वो निकल जाते हैं। पेंटिंग को लेकर इनका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे तो इस पेंटिंग को भी इटालियन म्यूजियम में ही होना चाहिए। जैसे ही ये चोरी की खबर फैलती है दुनिया भर में, हेडलाइन बन जाती है 50 डिटेक्टर इस काम पर लग जाते हैं, किसने चोरी करी उसे ढूंढकर निकालो। लेकिन कोई ढूंढकर नहीं निकाल पाता 2 साल तक। फरूजिया इस पेंटिंग को अपने साथ अपने घर पर छिपा कर रखते हैं। वो सोचते हैं कि क्या किया जाए इसके साथ। पूरी दुनिया इसी चीज में लगी है। फाइनली वो इम्पोर्टेंट होकर इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करते हैं। फ्रांस में रहने वाले एक आर्टिस्ट डीलर को पेंटिंग बेचने की कोशिश की जाती है। उनका नाम था जियोवानी पोजी। जियोवानी सस्पिशियस हो जाते हैं और पेंटिंग पर पीछे लगी स्टैम्प को देखकर कंफर्म करते हैं कि यही चोरी की गई पेंटिंग है। इन्हें दुनिया का मोस्ट वांटेड सामान बेचा जाता है। इसी के चलते विंसेंजो पकड़े जाते हैं और 6 महीने की सजा होती है। पेंटिंग को दोबारा से लूवर म्यूजियम में ले जाकर रख दिया जाता है। 4 जनवरी सन 1914 में मोनालिसा के पीछे जो लैंडस्केप है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अजीब है। लेफ्ट साइड का लैंडस्केप और राइट साइड का लैंडस्केप आपस में मैच नहीं करता। लेफ्ट साइड का हॉरिजॉन नीचे है और राइट साइड का ऊपर। लियोनार्डो ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि व्यूअर का दिमाग लेफ्ट और राइट साइड देखते वक्त एक इनस्टेबिलिटी महसूस करे जो पेंटिंग और डायमेनिक बनती है। और एक और अजीब बात, आपने कभी नोटिस किया है कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलेसिस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उस दौर में रोमन टाइम औरतों में आईब्रोज शेप करने का ट्रेंड था, लेकिन 2007 में एक फ्रांस इंजीनियर पास्कल कोड ने अल्ट्रा हाई रेवोल्यूशन 240 मेगापिक्सल डिजिटल स्कैन किया। उन्होंने जो ढूंढा वो चौंका देने वाला था। लियोनार्डो ने एक्चुअली आईब्रोज और आईलेसिस पॉइंट की थी, लेकिन सदियों तक पेंटिंग की चेंजिंग रेस्टोरेशन के द्वारा वो अल्ट्रा हिंग पॉइंट लेयर धीरे धीरे मिट गई। पेंसिल कोड को स्कैन में एक सिंपल हेयर का ट्रेस मिला आईब्रो के पास, जिसने इस 500 साल पुरानी डिटेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज के दिन यह पेंटिंग यही रखी है, एक
बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में जहां ह्यूमिडिटी में बरकरार रखी है 50% प्लस माइनस 10% टेम्परेचर 18 से 21 डिग्री सेल्सियस। इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि इस चोरी के बाद ही मोनालिसा की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है और यह दुनिया की नंबर 1 फेमस पेंटिंग बन जाती है। इस पर कई बार एसिड और पत्थर से अटैक हो चुके हैं, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी अनमैचेबल है। 1962 में इसका इंश्योरेंस बैलेंस $100 मिलियन था, जो आज के दिन तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो लगभग $1 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन लीगली फ्रांस लैब के मुताबिक यह पेंटिंग प्राइस लेस है, इसे कभी बेचा नहीं जा सकता। लियोनार्डो दा विंची ने इस छोटी सी पेंटिंग में फिजिक्स, एनाटॉमी, ऑप्टिक्स और ह्यूमन इमोशंस का एक ऐसा ब्लेंड बनाया है जो शायद कभी ऐसा दोबारा नहीं बन सकता। मोनालिसा सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इंसानी दिमाग की कैपेबिलिटी का सबसे बड़ा मिस्टीरियस चमत्कार है। आपको मोनालिसा का कौन सा राज सबसे हैरान करने वाला लगा? क्या आपको भी लगता है कि उनकी आंखों में सच में कोई एक हाइड मैसेज है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।